उदासीन जोड़ी प्रभाव, उदासीन जोड़ी प्रभाव भारी धातुओं के, देख लीजिए उदासीन जोड़ी प्रभाव किसे कहते हैं या क्या है? भारी धातुओं के एस सबसेल में, भारी धातुओं के एस सबसेल में दो इलेक्ट्रॉन, भारी धातुओं के एस सबसेल में दो इलेक्ट्रॉन, भारी धातुओं के एस सबसेल में दो इलेक्ट्रॉन किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, अर्थात वे उदासीन रहते हैं, इसलिए उसे उदासीन जोड़ी प्रभाव कहा जाता है। फिर से एक बार सुन लें, भारी धातुओं के इस सबसेल में दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन जोड़ा हो रहा है ना एक, भारी धातुओं के इस सबसेल में दो इलेक्ट्रॉन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, अर्थात उदासीन रहते हैं, इसलिए उसे उदासीन जोड़ी प्रभाव कहा जाता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसारक दाब को परिभाषित करें। क्यों परिसारक दाब असामान्य हो जाता है या क्यों यह असामान्य हो जाता है? तो जब घोल और घोलक, जब घोल और घोलक या सांद्र घोल और तनु घोल अर्धपारगम्य झिल्ली को से अलग होते हैं, तो इस परिसरण के इस घटना को रोकने के लिए, परिसरण के इस घटना को रोकने के लिए जितना दाब की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग परिसारक दाब कहते हैं। इसे पाई द्वारा सूचित किया जाता है। फिर से एक बार सुन ले, जब घोल और घोलक या सांद्र घोल और तनु घोल अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग होते हैं, तो परिसरण के इस घटना को रोकने के लिए जितने दाब की आवश्यकता होती है उसे परिसारक दाब कहा जाता है। इसे पाई द्वारा सूचित करते हैं, इसे पाई द्वारा सूचित करते हैं। फिर से एक बार सुन लें, जब घोल और घोलक या सांद्र घोल और तनु घोल अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग होते हैं, तो परिसरण के इस घटना को रोकने के लिए जितनी दाब की आवश्यकता होती है उसे परिसारक दाब कहते हैं। इसे पाई द्वारा सूचित किया जाता है। ये तो हो गया इसका परिभाषा। इसमें एक और क्वेश्चन करा है, यह असामान्य क्यों हो जाता है? तो असामान्य होने के कारण दो हैं। पहला है घोल में घुले के अणु, घोल में घुले के अणु का विखंडित होना या संघटित होना, घोल में घोलक के अणु का विखंडित होना या संघटित होना, और दूसरा घोल का अति तनु ना होना, घोल का अति तनु ना होना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, अभिक्रिया के अर्धकाल को परिभाषित करें। अभिक्रिया के अर्धकाल को परिभाषित करें। सुन लें, वह समय जितनी देर में अभिकारकों का आधा भाग, आधा सांद्रण उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है उसे अभिक्रिया की अर्धकाल कहते हैं। फिर से एक बार सुन लें, क्वेश्चन है अभिक्रिया के अर्धकाल को परिभाषित करें। वह समय जितनी देर में अभिकारकों का आधा सांद्रण उत्पादों में, जैसे कोई अभिक्रिया होती है तो पूर्ण रूप से परिवर्तन होने में कुछ समय लगता है ना, तो उसका आधा जो है, आधा सांद्रण उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है, तो वही जो काल होता है या समय होता है उसी को अभिक्रिया के अर्धकाल कहा जाता है। देख लीजिए ये क्वेश्चन जो है, जितना भी क्वेश्चन लिखाया जा रहा है ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है और ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। 8 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अवशोषण अधिशोषण में अंतर। अवशोषण अधिशोषण में अंतर। तो पहले आप देखिए दो तरीका से, एक तो आप बीच में लाइनिंग देके देख सकते हैं, दूसरा चीज है कि आप अवशोषण को डिफाइन कर दीजिए और अधिशोषण को डिफाइन कर दीजिए। दोनों का अगर डिफिनेशन दे देंगे तो इसका अंतर हो जाएगा। अवशोषण अधिशोषण, अवशोषण और अधिशोषण। अधिशोषण से समझ में आ रहा है कुछ शोषण होगा और अवशोषण में पूर्ण रूप से शोषण होगा। तो जब ठोस पदार्थ के संपर्क में कोई द्रव या गैस आ जाता है, ध्यान सुनिएगा,
जब ठोस पदार्थ के संपर्क में कोई द्रव या गैस आ जाता है तो ठोस के आकर्षण के कारण उसके अंदर तक प्रवेश कर जाता है, तो इसी को हम लोग अवशोषण कहते हैं। दोनों में माइनर अंतर है, फिर से एक बार सुन ले। जब किसी ठोस के संपर्क में कोई द्रव या गैस आ जाता है और ठोस के आकर्षण के कारण ठोस के अंदर तक प्रवेश कर जाता है, तो उसे हम लोग अवशोषण कहते हैं। और अधिशोषण में क्या लिखेंगे? जब ठोस पदार्थ के संपर्क में कोई द्रव या गैस आ जाता है और ठोस के आकर्षण के कारण उसके सतह से चिपक जाता है, देख लीजिए प्रवेश नहीं करता, चिपक जाता है, तो उसे हम लोग अधिशोषण कहते हैं। थोड़ा सा का अंतर है इसमें है, जब ठोस के संपर्क में कोई द्रव या गैस आ जाता है तो ठोस के आकर्षण के कारण ठोस के अंदर तक प्रवेश कर जाता है, जिसे अधिशोषण कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। और अधिशोषण में होगा जब ठोस के संपर्क में कोई द्रव या गैस आ जाता है और ठोस के आकर्षण के कारण ठोस के सतह से चिपक जाता है, अंदर नहीं सतह से चिपक जाता है, तो उसे हम लोग कहेंगे अधिशोषण। चलिए इसे नोट कर लिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं क्यों? संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं क्यों? तो देखिए संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तनशील होती है क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के डी सबसेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का काम करते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, संक्रमण तत्व, इससे दो क्वेश्चन पूछता है। संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं क्यों? एक ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, और दूसरा ये क्वेश्चन जो संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं क्यों? तो संक्रमण तत्व ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, इसका रीजन ये है कि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के डी सबसेल में, आमतौर पर डी सबसेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अब क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य नहीं करते हैं, लेकिन इसमें संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के डी सबसेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का, कभी कभी संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं, तो इसलिए उसका जो है पर ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है परिवर्तनशील होती है। जैसे लोहा की दो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, +2 और +3। चलिए